और अब आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के अंदर। नवंबर 2020 आपका एग्ज़ाम है और काफ़ी ये डिमांड आ रही थी जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो रिवीजन है वो ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर है ही बड़ा अजीब सा, है ना। हाँ सर जी, तो चलो मैं बड़े आराम से आपको ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवीजन पक्का पक्का करवाऊंगा, क्योंकि इसकी भी वेटेज इंडिविजुअली 5 नंबर की, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर जी, हम तो तैयार हैं। तो आजा मेरे बच्चा, करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आइएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सबसे पहले बात करते हैं एट ए ग्लांस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मुख्य रूप से 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। इसके नाम से ही पता लगता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। मतलब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड को जीतने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड का जीतने का मतलब है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को घटाना। तो इस इंटरनेशनल ट्रेड को जीतने के लिए भी हर 5 साल में एक ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। और इसके यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो एज यूजुअल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, हर हाल में एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। अब ये कैसे किया जाएगा? तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने 3 तरीके अपना रखे हैं। मान लीजिए, अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि भाई आपको यहां से इस रास्ते पर चलकर यहां तक पहुंचना है, अगर मुझे इसे यहां से यहां पहुंचाना है, तो मुझे ये एश्योर कराना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं कोई कांटे तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, क्या प्रॉपर सड़क बनी हुई है। अगर नहीं, तो मुझे पहले रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति यहां से यहां तक चलने के लिए तैयार हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इसको जाना जाता है। रास्ता क्लियर है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर बेसिकली जो है सारा काम डिजिटलाइज्ड होना चाहिए। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, और वही यहां देने की बात करी गई है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन है, इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जान ले जाती है। करे एक्सपोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट मिनिमम टू मिनिमम होने चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। नंबर 1 शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, नंबर 2 पर आता है आपका बिल ऑफ लीडिंग, और नंबर 3 पर इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। करेक्ट, कम से कम 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये। इसके अलावा जरूरत पड़े तो लगेगा, वरना 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर ही एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन, कागजी काम कम से कम हो, कागज पत्थर की जरूरत कम से कम पड़नी चाहिए, तभी कोई बंदा एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो पाएगा। सिंगल विंडो, जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एक्सपोर्टर के एंड पर जितने भी काम है, वो सारे के सारे बेसिकली एक विंडो पर होने चाहिए। अलग अलग विंडो पर भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और क्विक क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियरेंसेस में डिले नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे कभी कभी क्या होता है कि ऑन द रोड कंसाइनमेंट को रोक दिया जाता है। अगर वो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट वाला है, माल एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा है, तो कोई भी अधिकारी उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर वाकई में कोई सीरियस इरेगुलरिटी आ रही है, तो फिर उस सीरियस इरेगुलरिटी के चक्कर में उसको होल्ड तो किया जा सकता है उस कंसाइनमेंट को, लेकिन मैक्स टू मैक्स 7 डेज के अंदर अधिकारी को उसमें डिसीजन देना होगा। या तो रिलीज करेगा या फिर आगे कॉन्फिस्केशन की तैयारियां करेगा। तो 7 डेज का यहां पर समय दिया गया, तो फटाफट क्लियरेंस होनी चाहिए और 24 घंटे काम होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी है। कागज पत्तर कम होंगे, सारा काम डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, ऑनलाइन सारे काम होंगे, फटाफट क्लियरेंस होगी, सिंगल विंडो होगी, राउंड द क्लॉक काम होगा, जब तेरा मन करे तब आ जाइए तू यहां पर। तो ऐसे करके रास्ता क्लियर है। एक्सपोर्टर जो करने वाले थे उनके मन में थोड़ी सी उम्मीद जागी, हाँ यार किया जा सकता है। अच्छा, जब ये मन में भावना आगे किया जा सकता है, तो फिर उसमें एक पंच और मारा सरकार ने। करेक्ट, सुनो, हम आपको प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट करने का मन बना रहे हो, तो आप जानते हो कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स होते हैं उनको वो फुलफिल करे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आपको कोई रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स एटसेट्रा की इंपोर्ट करने पड़ जाएं, तो हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी उसमें आपसे चार्ज नहीं करेंगे।
हालांकि अगर चार्ज कर ली तो फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, पर इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, कुछ थोड़ा बहुत 2% 3% के आसपास का आपको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर आप हमें पहले से बता रहे हैं कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के पर्पज से एज सच या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके, तो वैसा फिर हम बता रहे हैं आपको कि हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये दिया एक्सपोर्ट करने से पहले का बेनिफिट। इसमें अलग अलग स्कीम आपकी बनाएगी। इनपुट और कंज्यूमेबल्स के लिए है AAS एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, और एक है आपकी DFIA। लेकिन इनमें कंडीशंस हैं कि आप अगर 100 रुपये का माल लेकर आ रहे हो तो आपको कम से कम 115 में वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे लिए कुछ कमा के दोगे, गंवाओगे नहीं। तो इस आधार पर हम आपकी जो ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी उसको माफ करवा रहे हैं। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, यहां पर बेसिकली 20% की कंडीशन काम करके चलती है। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, नाम से ही पता लग रहा है यहां पर आकर कि अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई विदेशी मशीनरी चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, इंपोर्ट योर मशीनरी विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, बट यू विल हैव टू एक्सपोर्ट। हम आपको ना एक्सपोर्ट टारगेट देंगे और आपको उतना एक्सपोर्ट टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। जो भी आप ऑन एन एवरेज अपना एक्सपोर्ट एज ऑफ नाउ कर रहे हैं वो तो ठीक ही ठीक है, आपको इंक्रीमेंटल या इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कितना? जितनी हम आपकी ड्यूटी बचवा रहे हैं कैपिटल गुड्स पर जो आपसे नहीं ले रहे हैं उसका 6 गुना 6 बरस में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करके देना पड़ेगा। तो हम बात बना देंगे, करेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद में फिर यहां पर बोलते हैं कि ठीक है, तो अब बंदे को क्या किया, पहले रास्ता भी साफ है और एक्सपोर्ट करने से पहले लॉलीपॉप मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, है ना। जब बंदा एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, तैयार होकर एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करके आ जाए तो उसकी पीठ थपथपाइएगा कि शाबाश। जब आपकी रैंक आती है तो हम आपकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं। इससे क्या होता है कि और जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको ना बूस्ट मिलता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनको और जोश आता है कि यार हम भी ऐसा करके चलेंगे। तो अगर किसी ने कोई अचीव किया है कुछ तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाना बड़ा जरूरी होता है और कुछ बेनिफिट्स दिए जाने बड़े जरूरी होते हैं। तो इसी के लिए सरकार भी यहाँ पर मार्केटिंग वाला काम करके चल रही है कि एक्सपोर्ट करने के बाद पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एक आता है MIS मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक है CS लाइक सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और एक है स्टेटस रिकॉग्निजेशन। यहां कांधे पर ना स्टार लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? स्टार, स्टार होल्डर बोलते हैं। और जिसके कांधे पर जितने ज्यादा स्टार होंगे उसकी उतनी ही चलती है। पुलिस में देख लीजिए, एक सिंगल स्टार वाला दरोगा हो गया भाई साहब, 2 स्टार वाला हो गया जी सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार वाला हो गया जी इंस्पेक्टर। ऐसे जैसे स्टार बढ़ते चले जाते हैं तो रैंक बढ़ती चली जाती है, उनकी बात में उतना ही वजन आता चला जाता है। ठीक है जी, हाँ हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड बच्चा। तो ऐसे करके ना हम उनको यहाँ पर शाबाशी भी दे के चलेंगे। और ये जो MIS और CS के अंदर क्या है, यहाँ एक प्रकार के ना कूपन मिलते हैं, जैसे कि हल्दीराम का फूड कूपन हो गया, आप उससे खाना खा सकते हो जाके। ऐसे ही यहाँ पर आपको कूपन मिलते हैं, कोई 5% से, कोई 3% से, कोई 7% का, बेस्ड अपॉन योर FOB वैल्यू जो आपने एक्सपोर्ट करी है। अगर 10,000 का माल एक्सपोर्ट किया, 5% बना तो 10,000 का 5% हो गया भाई साहब $500। तो इतने का आपको ये कूपन मिल जाएगा। इस कूपन का इस्तेमाल आप इंडियन टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। जो भी आपको भविष्य में पेमेंट करने हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इन कूपन्स को। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेसिकली ये बेनिफिट आपको दे दिया है। जैसे होता है ना, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, है ना, और फिर पॉइंट को आप मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि उनके अगेंस्ट आप कुछ भी खरीद सकते हो। वैसे करके मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है और उसमें मुझे 3% का इंसेंटिव मिलता है। मतलब अगर मैं 1 लाख की शॉपिंग करता हूं तो मुझे 3,000 रुपये का इंसेंटिव आ जाता है। और 2-3 साल में जाकर वो मेरा इतना बन जाता है इंसेंटिव का अमाउंट कि एक विदेश यात्रा के लिए जो टिकटें होती हैं वो टिकट उसमें आ जाती है। तो इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, मतलब टिकटें तो रिवार्ड में ही आ जाती हैं वैसे करके। ठीक है जी, तो यहां पर आकर ये इस प्रकार के ना, तो जब मैं टिकट खरीदता हूं तो रिवॉर्ड पॉइंट को यूटिलाइज कर लेता हूं, और अगर कुछ मुझे और एक्स्ट्रा देना पड़ा होता है, कभी कभी देना भी पड़ता है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं और अपनी जेब से पे कर देता हूं। तो इस प्रकार से इन कूपन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव। पहला क्या? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, रास्ता क्लियर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव। देखो ये पॉइंट है ना, रास्ता क्लियर है, प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव और पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव। इस तरह से आप इसको बात को याद रख के चलेंगे। ये इंडिया, ये विदेश, रास्ता क्लियर है, यस,
प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव और पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात यहां पर करी जा रही है। दूसरा, आप कमाई तो कितनी भी कर लो लेकिन खर्चों पे कंट्रोल नहीं है तो ऐसी की तैसी। अब इस बॉटल के अंदर ऊपर से कितना भी पानी भरते रहो भरते रहो भरते, लेकिन इसमें अगर छेद है तो वो निकलता रहेगा। तो आपका जितना भर रहे हो लग तो रहा कि बहुत आ रहा पानी, लेकिन वो नीचे से निकल भी रहा है। तो कमाई करने के साथ साथ खर्चों पर भी अकॉर्डिंगली नियंत्रण होना चाहिए, तभी थोड़ा सा इकट्ठा इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन अगर आपने इंपोर्ट को नहीं घटाया तो आप तो कमाई करने पे लग रहे हो, लेकिन जो यहां से इंपोर्ट करते समय जो फॉरेन करेंसी का बहाव है जो छेद के जरिए बाहर निकल के जा रही है, तो बात बराबर आ जाएगी। इसलिए इंपोर्ट को लगाम लगाना बड़ा जरूरी है। अब वो कैसे लगाम लगाएं, तो उसके लिए देखा गया कि भाई लोग इंपोर्ट करते क्यों हैं। इंपोर्ट इसलिए करते हैं, आप विदेशी गाड़ी क्यों खरीदते हो, भाई उसमें क्वालिटी होती है और हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको वो पूरा करती हैं, इसलिए हम उनको खरीदते हैं। कुछ लोग टशन के लिए खरीदते हैं, इंपोर्टेड है ऐसे करके। तो वो कह रहे कि यार मेन चीज आती है निकल के क्वालिटी। ठीक है, तो क्यों ना क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाए जाए, क्यों ना उसके लिए फिर R&D करनी पड़ेगी। तो R&D पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट दीजिएगा, है ना, कॉस्ट कटिंग पर लाइएगा। क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट देखिए, मतलब हमारे इंडिया का जो चार्जर है वो तो आता भाई साहब 250 रुपए का है, और वही चार्जर इंडिया के बाहर से आ रहा है, चाइना से बन के आ रहा है भाई साहब 50 रुपए का, है ना। तो फर्क है, बातों में फर्क है। तो कॉस्ट कटिंग करनी बहुत बहुत जरूरी है और नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है। तो इन सभी चीजों पर काम करने के बाद ही हम इंपोर्ट पर काबू पा सकते हैं, और जब इंपोर्ट पर काबू पाएंगे तभी हमारा एक्सपोर्ट का सपना जो है वो सफल हो पाएगा और रियल सेंस में वो हमारे लिए काम करके चलेगा। तो क्या चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड को जीता कैसे जाए, ये मैदान कैसे मारा जाए, ये यहां पर चल रहा है। ठीक है, यस सर। आगे बात करते हैं रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है इनको ना प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन्ड वे में चीजें होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के बाहर से फ्री ऑफ ड्यूटी, इंडिया के बाहर से फ्रीली आ सकती हैं। फ्रीली का मतलब ये नहीं कि फ्री ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूं, फ्रीली का मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और कलेश के, बिना कलेश के कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं उनकी एक अलग लिस्ट है। कौन कौन सी चीजें एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है कि आ ही नहीं सकती, उनकी अलग लिस्ट बना कर दी गई। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कंडीशनली एक्सेस हो सकती हैं, उनकी लिस्ट बना के दी गई, है ना। तो ऐसे करके सैंपल का क्या सीन होगा, वेयर हाउसिंग का क्या सीन होगा, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का क्या सीन रहेगा, है ना। अगर रिपेयरिंग वगैरह के लिए माल टेम्परेरी इंडिया में आ रहा है या जा रहा है तो क्या होगा, तो वो सारी बातें यहां पर बताई जाती हैं। नियम कानून और पूरा मसौदा तैयार किया जाता है। जैसे हमारे आपके घरों के अंदर कुछ डिसिप्लिन होते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे पूजा करनी है, इतने बजे पढ़ाई करनी है। तो अगर डिसिप्लिन वे में काम करके चलते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, और सुबह आप भी ना जग जाया करो बड़ी जल्दी बाबू, रात को जल्दी सोया करो और सुबह को जल्दी उठा करो। मेरा तो मानना यही है भाई। हालांकि हो सकता है कि आपको रात को पढ़ने की आदत हो और दिन में सोने की आदत हो, तो मैं आपको याद दिला दूं भाई साहब, एग्जाम आपके रात में नहीं होंगे, एग्जाम आपके दिन में होंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप दिन में पढ़ने की हैबिट डालें और रात को सोने की आदत डालें, क्योंकि प्रकृति यही कहती है, प्रकृति ने रात सोने के लिए ही बनाई है। तो मेरा तो सुझाव यही है, बाकी आपको जो ठीक लगे और आपको जो सूट करता हो आप वो करके चलिएगा, बट माय पर्सनल ओपिनियन आपके प्रति यही है, एग्जाम रात में नहीं होंगे। मैं छोटा सा इंसिडेंस बताऊं, मेरा एक दोस्त था, मतलब अब तो पता नहीं बिछड़ गए, दोस्त भी बिछड़ गए, अब आगे बढ़ के पता नहीं लाइफ में वो कहीं हम कहीं। तो जब पढ़ाई CA कर रहे थे तो हमारे साथ में था, तो इवन हमारा और उनका रूम एक ही था, एग्जामिनेशन हॉल एक ही था। तो वो रात को पढ़ने की आदत थी, मुझे दिन में पढ़ने की आदत थी, मैं रात को पूरा सोया करता था। तो भाई उसका 6-7वें नंबर का शायद पेपर था, तो उसमें ना उसको वोमिटिंग हो गई क्लासरूम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो रातों को जागता था। अब दिन में उतनी नींद तो नहीं आ सकती ना कंफर्टेबल, रातों को जागता था, दिन में भी जागना पड़ रहा, तो उसकी जो हेल्थ थी वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई, तो उससे वोमिटिंग हो गई, पेपर बिगड़ गया, आगे के 2 पेपर भी वो नहीं दे पाया और रिजल्ट नेगेटिव। तो भाई अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, याद रखना जो फिट है सो हिट है ना। तो मेरा सुझाव है, बाकी आपकी कॉल है। तो यहां पे करके एक डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था कि डिसिप्लिन होना चाहिए
कितने बजे? सुबह 4:30 बजे उठना, मतलब उठना है सुबह 6:30 बजे से, पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है, मतलब कर देनी है पूरे जोश एनर्जी के साथ में। तो ऐसे करके अपना एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये पूरे डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी इस युद्ध को जीता जा सकता है। और आगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर, जैसे 100% ईओयू, एसटीपी, ईएचटीपी के कॉन्सेप्ट होते हैं, एसईजेड का है, और एक अपना ये एसईजेड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हालांकि एसईजेड का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं, बट सी इंस्टीट्यूट ने दे रखा है स्टडी मेटेरियल के अंदर, तो हमने कहा चलो हल्की सी नज़र इस पर भी डाल देंगे। तो ये थे बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है कि आप इनको याद रख के चलेंगे। बिल्कुल ठीक सर जी। तो यहां पर आइए, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहता है। यहां पर ना 2 प्रकार, इंटरनेशनल ट्रेड में 2 प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं और वो इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। जैसे मूवी के लिए एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है। तो डायरेक्टर का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक्टर का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी डायलॉग बोलना है, जो भी एक्शन करना है, वो सारी की सारी स्क्रिप्ट डायरेक्टर के एंड से निकल कर आती है, और उसको एक्ट करता है पर्दे पर एक एक्टर। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी नियम कानून है, रूल्स रेगुलेशन, सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आती हैं, और जो एग्जीक्यूट की जाती हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे लॉ अपने आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, कस्टम टैरिफ एक्ट हो गया, सीएसटी, वैट, जीएसटी, और ढेर सारे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं सब यहाँ पर आते हैं। और इधर साइड में क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उससे एसोसिएटेड जो लॉ है वो है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 करके आता है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट कह लो या वर्किंग बॉडी कह लो, वो है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की, जो अपने आप में सर्वे सर्वा है। आईएएस अधिकारी ये होता है, और बड़ा सा ऑफिस है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 36 इसके रीजनल ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रीज की कोई भी डिमांड होती है तो वो इनसे आकर बात करते हैं। जैसे आपके जीएसटी में होता है कि इंडस्ट्री जुड़ी हुई है काउंसिल से, तो इंडस्ट्री की कोई भी बात होती है काउंसिल के पास पहुंचती है, काउंसिल से प्रपोजल जाता है गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट फिर उसे नोटिफाई करती है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ जीएसटी काउंसिल की वजह बेसिकली ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आकर जो ये डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के जो ऑफिस बने हुए हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्रीज अपनी बात इनको रखती है, और ये उस पर काम करते हैं। काम करने के बाद अपने जो प्रपोजल है, अपनी जो रिकमेंडेशन है, वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाती है, फिर वहाँ से वो पार्लियामेंट वगैरह के होते हुए चीज़ें नोटिफाई आपके सामने कर दी जाती हैं। तो जितना भी आपने कस्टम लॉ देखा है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ही निकल कर आ रही होती हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो युद्ध नीति है, ये आपकी 5 साल के लिए बनाई जाती है, 2015 से 2020 अभी करंट में चल रही है। कोरोना के चक्कर में रुक गई, वरना इस साल ये अमेंड होनी थी। तो लेकिन नवंबर 2020 और मई 2021 दोनों के लिए यही वाली पॉलिसी काम करके चलेगी। ठीक है साहब, हर साल अप्रैल में इसको अपडेट किया जाता है। अब जितनी भी इंडस्ट्री की क्वेरीज हैं, चाहे वो रेट को लेकर, एग्जाम्पशन को लेकर, ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन, इंसेंटिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, जो भी क्वेरीज हैं, वो सब के सब उन पर वर्किंग करके कि इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, और फिर उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्शन लेकर चलती है। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, और इसके निर्माता निर्देशक जो भी हैं, करता धरता फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, वो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ही निकल कर आते हैं। ये छोटी मोटी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव, वही अब मेरा पहला ऑब्जेक्टिव को मैं लेकर आ रहा हूं। पहले ऑब्जेक्टिव में मैंने अभी 3 बातें आपको पढ़ाई। एक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सारे पॉइंट वही के वही लिखे हुए हैं। प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वही आपकी 3 स्कीम, AAAS, DFIA, EPCG, और छोटी मोटी बातें और हो सकती हैं। और एक पोस्ट इंसेंटिव के अंदर स्क्रिप्ट्स आ गई, मीइस, सीइस, और स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इन तमाम जो स्कीम हैं, इन स्कीम को मैं आपके लिए एलाबोरेट करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले AAAS, DFIA, EPCG, है ना, ये आती हैं आपकी प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव में, और फिर आपकी पोस्ट एक्सपोर्ट में आएंगे मीइस, सीइस और स्टेटस होल्डर। सो 3 पॉइंट बेसिकली इसमें है प्री इंसेंटिव, और 3 आपके पोस्ट एक्सपेंस इंसेंटिव में आने वाले हैं। तो ये है आपकी यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। मैं आप अपने ऊपर लिखिए, डायग्राम मत देखिए, इसमें कुछ नहीं लिखा, सीधी बात समझिए, मोटी बात। मैं अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए इंपोर्ट करना है, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह मुझे इंपोर्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जाना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पास में। और वहाँ जब मतलब फिजिकली नहीं जाना, मतलब उनकी वेबसाइट है www.dgft.gov.in, ऐसे करके उनकी वेबसाइट है।
वहाँ पर जाइएगा और आप अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए कि भाई साहब आपको इंपोर्ट करना है और आप एक्सपोर्ट करने का कमिटमेंट करते हैं और कम से कम एक्सपोर्ट पर 15% वैल्यू एडिशन की आप अश्योरेंस दे रहे हैं, तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है। इस ऑथराइजेशन लेटर को दिखाकर जब आप इंपोर्ट करोगे एक्चुअल में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले बैठेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट वाले आपको मिलेंगे, तो वहाँ इस लेटर को दिखाइएगा, उसके आधार पर आपसे ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाएगी। इज इट ओके? हाँ सर जी, एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स ग्रेट माय डियर। उसके बाद फिर क्या होगा जरा वो भी सुन लीजिएगा। तो यहां से जो आपको ऑथराइजेशन मिलती है, पहली बात तो ये आपने इंपोर्ट किया, ड्यूटी फ्री आपने इंपोर्ट कर लिया, फिर अपना वादा भी पूरा कर दीजिएगा कि 15% का वैल्यू एडिशन आप उसमें दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर के पॉइंट को झांक कर देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने एप्लीकेशन डाल दी dgft.gov पे, यस सर। आपने ऑथराइजेशन ऑब्टेन कर ली, हाँ सर जी ऑथराइजेशन हमने ऑब्टेन कर ली है। ये आपकी ऑथराइजेशन वैलिड रहती है 12 महीने, वैलिड अप टू 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, वरना ये आपकी एक्सपायर हो जाएगी। या फिर आपको ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए तो आप पीरियड को स्पेसिफाई कर दीजिएगा, तो जौन सा भी पीरियड उसमें ज़्यादा होगा उस पीरियड तक आपकी ये वैलिड रहेगी। अगर आप कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो 12 महीने का होता है। आप इसके तहत जब इंपोर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स एटसेट्रा जो मर्जी आप इसमें कर सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जो कैलकुलेशन थी कि मेरी इतनी वेस्टेज होगी और हो सकता है कि थोड़ी बहुत वेस्टेज ज़्यादा हो जाए तो आपका रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगा, तो इसलिए कुछ स्पेयर मटेरियल भी आप इसमें ला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल की 100 यूनिट या 100 किलोग्राम आपका बनता था कि अगर इतना एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आपने दिखाया, उसके आधार पर 100 किलोग्राम आपका इंपोर्ट करना बनता था मटेरियल, तो आप 110 किलोग्राम यहाँ पर मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं और आपकी जो BCD CVD जितनी भी आपकी ड्यूटीज़ हैं सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी। IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए आगे लिखा हुआ है, EPCG के बाद लिखा हुआ है कि तीनों प्रकार की जो स्कीम है इनके अंदर 31/3/2021 तक आपका IGST और जो सेस है ये भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पर बोला जाता है। ठीक सर जी। तो उसके बाद में अच्छा, ये जो आपकी इंपोर्टेड मटेरियल तैयार होती है कि भाई आपको कितना इंपोर्ट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है सियोन के आधार पर। सियोन है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो, सीधी बात स्टैंडर्ड वाला। तो आपने बताया साहब मुझे फाइनल प्रोडक्ट की 10 यूनिट एक्सपोर्ट करनी है और रेशियो आपका है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 10 किलोग्राम चाहिए, तो मतलब आपको 100 किलोग्राम यहाँ पर ला सकते हैं, 10% स्पेयर 110 किलोग्राम आप इसमें ला सकते हैं, तो उसके आधार पर बात करी जाती है। लेकिन अगर आपका सियोन अवेलेबल नहीं है, अगर जो भी आप कमोडिटी लेके जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो आप रीजनल ऑफिस में जाइएगा DGFTK में और वहाँ अपना सारा डेटा दीजिएगा, तो वो आपके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट रेशियो निकाल कर दे देंगे, जिसके आधार पर आपसे बात कर ली जाएगी और आप इम्पोर्ट उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 2 बरस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी व्यक्ति को ये स्कीम अवेलेबल हो पाती है। इसमें जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो ये यहां टेस्ट करेगा रियल और डीम्ड। ध्यान रखना, आप एक्सपोर्ट चाहे रियल, बाबू ध्यान रखना, आप चाहे एक्सपोर्ट रियल करो या डीम्ड करो, दोनों ही हालातों में आपको ये बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। यहां से निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जो वैल्यू एडिशन है वो कम से कम 15% का होना चाहिए, तो यहां पर आकर बात बन जाएगी। टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब एक्सपोर्ट टारगेट से लिया जाता है, तो बोलते हैं 18 महीने और स्पेसिफाइड टाइम विच एवर इज मोर, तो बाय डिफॉल्ट 18 महीने का इसमें समय लिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है जी, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ऐसे ही काम करती है आपकी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, यहां पर 20% की जो कंडीशन है वो काम करके चलती है। तो बेसिकली ये भी लगभग उसी पैटर्न पे काम करके चलती है, लेकिन इसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आपको मिलती है DFIA, अगले लॉट के लिए आपको वो अवेलेबल हो पाती है और फिर उसके आधार पर आप इंपोर्ट कीजिए, देन आपको एक्सपोर्ट वहां पर अगेन करना होता है। लेकिन क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये आएगा, मैं आपको बताऊं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये निकल के आएगा, दिल और दिमाग पर इस टेबल को छाप लीजिएगा, मैं बता रहा हूं मालिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिफरेंशिएट कीजिए AAS और DFIA को। नेचर ऑफ स्कीम क्या है, यह आपकी प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट की बात करता है और यहां बेसिकली एक्सपोर्ट बेनिफिट बाद में दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नंबर 1, इसके स्टेप्स को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि भाई मैं इसके लिए DFIA के लिए मुझे अप्लाई करके चलना है, फिर वहां पर आप एक्सपोर्ट आपको करना होता है। एक्सपोर्ट के बाद
मैं यहां से पढ़ाता हूं आपको। फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन dgft.gov.in फॉर ऑथराइजेशन, दैट इज मेक क्लियर योर इंटेंट। आप यहां पर बोल दीजिए कि भाई साहब मैं एक्सपोर्ट, इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आपको मिलेगा, एक्सपोर्ट करके तो दिखाओ। लेकिन डबल एएस में क्या है, एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको ऑथराइजेशन मिल रही थी, लेकिन यहां पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप एक्सपोर्ट करने से भी पहले एक एप्लीकेशन डाली, इंटेंट क्लियर किया, फिर एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर आपने डीएफआईए के लिए अगेन यहां पर अप्लाई किया, और डीएफआई जब ये आपको जब मिल जाएगा उसके बाद आप एक्चुअल में इंपोर्ट यहां पर करेंगे, और उसके बाद फिर यहां आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इंपोर्ट के समय आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और यहां पर जो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं वो कम से कम आपका 20% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, दूसरा क्या है, वैल्यू एडिशन यहां पर 15% है, यहां पर 20% है। ड्यूटी एग्जम्पशन, ऑल ड्यूटीज विल बी एग्जेम्प्टेड, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीसीडी ही एग्जेम्प्ट होती है डीएफआईए के अंदर। तो यहीं से पता लग जाता है कि ये जो डीएफआईए है ये आउटडेटेड हो चुका है। एक तो भाई पहले ये पोस्ट एक्सपोर्ट करने के बाद मिलता है, दूसरा परसेंटेज भी 20% है, ऐसी की तैसी उसमें भी बीसीडी ही एग्जेम्प्ट होती है, बाकी कोई एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है। तो ये स्कीम एक तरह से आउटडेटेड है बेसिकली। अवेलेबिलिटी, सियोन किसी प्रोडक्ट का हो या ना हो, डबल एएस का बेनिफिट तब भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए सियोन है तो ही डीएफआईए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी रिजिड सी और बड़ी बेकार सी स्कीम है डीएफआईए। ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है डबल एस, लेकिन ये ट्रांसफरेबल होती है, तो उसके प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही जाता है कि ये ट्रांसफरेबल होती है जी। और टाइम पीरियड यहां पर दे रखा है, ऑथराइजेशन वैलिड रहती है 12 महीने तक, और एक्सपोर्ट टाइम है 18 महीने का, लेकिन यहां पर 12 महीने और 12 महीने और 6 महीने जैसी बातें करी जाती है। 12 महीने 6 महीने का मतलब क्या है कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली है तो उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ ट्रांसफरेबल डीएफआईए, ठीक है। तो यहां पर बोलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब आपने पहले एक्सपोर्ट कर दिया था, तो एक्सपोर्ट करने के 12 महीने या फिर जो आपने एक्सपोर्ट किया था उसका जो फॉरेन करेंसी रियलाइज हुआ है उसके 6 महीने, विच एवर इज लेटर, जो दोनों में बाद में हो वहां तक आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंटेंट क्लियर किया, फिर एक्सपोर्ट किया, फिर डीएफआईए के लिए अप्लाई किया, फिर इंपोर्ट किया, और यहां पर आकर आपकी जो ड्यूटी है उसको माफ किया जा रहा है। इज इट ओके? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे करके यहां पर ये अपनी बात करी जाती है। उसके बाद में आता है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी की हम बात करके चलते हैं। ये भी आपकी इक्वली, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ईपीसीजी है, मान के चलिएगा। यहां पर बोलते हैं कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, कौन सा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, देसी या विदेशी, जैसा मर्जी कर लीजिए। देशी इंपोर्ट कर सकते हैं, विदेशी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप कर सकते हैं। जीएसटी वगैरह भी आपको देने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स आप यहां पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ नए के लिए ही है। ईपीसीजी सिर्फ नए कैपिटल गुड्स के लिए है। और दूसरा ये है जेनसेट, जेनसेट भी एक कैपिटल गुड्स ही होता है, मशीनरी होती है। लेकिन अब जेनसेट चाहे जैसा मर्जी हो, बनाता तो बिजली ही है ना वो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने से आपके प्रोडक्ट में क्या अलग से कोई क्वालिटी आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी तो एक अदरवाइज इस्तेमाल की जाती है ना बाबूजी। अब चाहे घर में बन रही हो, चाहे बाहर से आ रही हो, चाहे देसी जनरेटर से बन रही हो, चाहे विदेशी जनरेटर से बन रही हो, तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस पर भी ईपीसीजी का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। आगे बोलता है फॉर फॉर्म एंड फ्रॉम, मतलब फॉर किस पर्पज के लिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनेंगे, बार बार बनेंगे। किस फॉर किस पर्पज के लिए? प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटी पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन के दौरान यूज करने के लिए, प्रोडक्शन के बाद, आप किसी भी पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फॉर्म क्या हो सकती है? बिल्टअप या असेंबल्ड मशीन के रूप में हो सकती है। सीकेडी या एसकेडी फॉर्म हो सकती है। सीकेडी एसकेडी का मतलब होता है डिसमेंटल्ड फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर भी ये हो सकती है। और फ्रॉम चाहे विदेश से आई हो चाहे देसी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पूरी की पूरी लिबर्टीज यहां पर दी हुई हैं। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी और यहां से एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी है वो सब आपके एग्जेम्प्ट होंगे। और ये मैंने आपको लास्ट में बता रखा है कि आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन है, इसको भी 31/3/2021 तक डबल एएस, ईपीसीजी एटसेट्रा से इन्होंने मुक्त कर रखा है। इज इट ओके? यस सर। तो डबल एएस, डीएफआईए और ईपीसीजी तीनों स्कीम के अंदर भी जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस 31
मार्च 2021 तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, वैसे करके यहां पर बोला जाता। लेकिन अब यहां पर आइए जरा बात क्या करते हैं। आपके हमने ड्यूटी फ्री तो इंपोर्ट करा दी, लेकिन अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस सुन लीजिएगा। अगर विदेशी प्रोडक्ट है तो भाई आप जितना एवरेज, जितना आप टर्नओवर कर रहे थे, है ना, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो जनरल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो ये है कि पिछले 3 सालों का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नई मशीन लेकर आ रहे हो आप, तो नई मशीन से आपने कौन सा तीर मारा, अरे एक्स्ट्रा क्या कर दिया भाई, राममित्र ड्यूटी माफ करे, कुछ एक्स्ट्रा भी किया है उसी लेवल पे, अगर उसी लेवल पे तो नई मशीन का फायदा क्या रह गया। तो इंक्रीमेंटल आना चाहिए। कितना इंक्रीमेंटल? इंक्रीमेंटल आपका आना चाहिए, जितनी भी ड्यूटी सेव करिए उसका 6 गुना 6 सालों में आपको पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी 8 करोड़ की ड्यूटी सेव कराई गई थी, तो आपको 48 करोड़ का टर्नओवर, इंक्रीमेंटल टर्नओवर देके चलना होगा, और वो भी 6 सालों में पूरा करके चलना। लेकिन अगर देसी प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर 6 गुना ना होकर 4.5 यानी 4.5 गुना आपको 6 सालों में वो अर्न करके देना होगा। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है फास्ट मूविंग एंटरप्राइज के लिए। फास्ट मूविंग का मतलब यह है कि 6 साल में आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर अपना पूरा करना था। लेकिन कुछ होते हैं तेज दौड़ने वाले। अगर किसी बंदे ने अपना जो ऑब्लिगेशन है वो आधे समय के अंदर 50% टाइम में 75% पूरा कर लिया टारगेट, जैसे मान लीजिए 48 करोड़ का टारगेट दिया गया था, तो 48 करोड़ का 75% होता है 36 करोड़, तो 36 करोड़ का टर्नओवर इंक्रीमेंटल 3 साल में दे दिया, तो क्या अगले 3 साल में, जब पहले 3 साल में 36 करोड़ दे दिया, तो क्या अगले 3 साल में 12 करोड़ नहीं दे पाएगा? डेफिनेटली दे देगा। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, इसके पैर पालने में दिख गए, तो यहां पर आकर बोलेंगे ठीक है भैया बस हो गया भजन, बस 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 रहने दो, अब क्यों, अब क्या करेगा यार इसको, यानी कि यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, 48 करोड़ को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार इस पर यही ट्रस्ट कर लेती है। 36 करोड़ पर आते ही अगर आधे समय में 75% टारगेट अचीव कर लिया, तो उसका टारगेट पूरा अचीव मान लिया जाता है। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, एक शानदार भजन है, सुनकर देखना यूट्यूब पर, ठीक है। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और आधे समय में 75% पूरा कर दिया, तो भैया हो गया भजन, एक्सपोर्ट टारगेट फुलफिल्ड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात अब तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा यहां पर बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें ईपीसीजी के अंदर आपकी बताई जाती हैं। उसके बाद में ये आपके 3 बेनिफिट हो गए। हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की, रास्ता साफ किया, रास्ता साफ करने के बाद में प्री एक्सपोर्ट, AAS, DFIA और ईपीसीजी। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोर्ट के। पोस्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपके आ रहे हैं एक मीइस है, सीइस है, और एक आपका स्टार होल्डर जो बात करेंगे, एक वो यहां पर निकलकर मालिक सामने आएगा, ठीक है जी। यस सर। तो जब मैं बात करता हूं यहां पर मी इसकी आकर, तो मैंने बताया था एक फूड कूपन की तरह होता है, एक्सपोर्टर को अवेलेबल करवाया जाता है, और मी इस गुड्स एक्सपोर्टर के लिए ही होगा, ये सर्विस एक्सपोर्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। ये स्कीम उनको नहीं मिलती, और किनको नहीं मिलती, जिनको अदरवाइज रूट से बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि 100% ईओयू, डीम्ड एक्सपोर्टर, SEZ वगैरह, इनको अदरवाइज रूट से बेनिफिट दिए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये मी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव लिस्ट इनकी यहां पर दी हुई है, मी इज नॉट अलाउड। इनको क्योंकि इनको ना अलग तरीके से सरकार बेनिफिट देकर चलती है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करने वाले को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मी इस है मर्चेंडाइज गुड्स वालों के लिए है, सर्विस वालों के लिए अलग से अपनी बनी हुई है सीइस, तो उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। एक्सपोर्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपोर्ट ये हुए, जैसे मान लीजिए AAS के अंदर आपका होता है कि 15% आपको बढ़ा के करना ही करना है, तो जो एक्सपोर्ट आपको करने ही करने हैं, तो भैया उनके ऊपर आपको मी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तो आपके लिए कंपल्शन था, करना ही करना था, तो उसमें कौन सी शाबाशी दें आपको हम, वो तो आपकी मजबूरी थी करना ही करना, तो ऐसे पर भी मी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, बाकी सारे पॉइंट लॉजिकल है, मिल्क प्रोडक्ट, शुगर, मीट प्रोडक्ट एटसेट्रा के ऊपर भी मी इसका बेनिफिट नहीं मिलता, ये नोटिफाइड प्रोडक्ट यहां पर बताए जाते हैं। राइट सर? यस सर। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि जिस वैल्यू के ऊपर हम ये काउंट करके चलेंगे, उस वैल्यू का मतलब क्या? उस वैल्यू का मतलब है आपकी FOB वैल्यू जो आपने शिपिंग बिल के अंदर डिक्लेयर करी थी वो, और आपके रियलाइज्ड वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में कम होगा उसके ऊपर ये काउंट किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए थी,
और रियलाइज्ड एफओबी आपके 9 लाख रुपए की। कुछ एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं आपके मालिक, तो उनके चलते अगर ये कम हो रही है तो कम पर लेके चलेंगे। और ऊपर वाले में ये 12 लाख थी, ये 12.5 लाख हो गई, एक्सचेंज गेन आपको मिल गया, तो विच एवर इज लेस, जो आपका 12 लाख है इसके ऊपर ये इसकी काउंटिंग करी जाएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू या कुरियर पोस्ट के थ्रू जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्या वहां पर भी मीस का बेनिफिट मिलता है? यस, वहां पर भी मीस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन पर कंसाइनमेंट वहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 लाख तक ली जा सकती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है। जब आप ई कॉमर्स कुरियर या पोस्ट के थ्रू काम करते हो तो पर कंसाइनमेंट आपके बेनिफिट काउंट करने के लिए जो वैल्यू ली जा सकती है वो 5 लाख रुपए। जैसे मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए का कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया और स्क्रिप्ट का रेट है आपका 5% का, तो 7 लाख पे 5% कंप्यूट ना होगा, 5 लाख पे 5% कंप्यूट किया जाएगा, जो कि 25,000 आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका कंसाइनमेंट 3 लाख रुपए का था, तो फिर वहां 3 लाख पर ही काउंट किया जाएगा, यानी कि जितने का कंसाइनमेंट था आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू और 5 लाख विच एवर इज लोअर, उसका एक नोटिफाइड परसेंटेज जो क्वेश्चन में दे रखी होगी उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और यूज ऑफ स्क्रिप्ट क्या हो सकता है? किसी भी काम के लिए कर सकते हो, लेकिन जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस के लिए नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल इस तरह के टैक्सेस के लिए नहीं हो सकता। बाकी चाहे एक्साइज है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है, उन सब के लिए किया जा सकता है। सर जीएसटी और सेस के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसके साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो ये हो गई आपकी बातें मी इसकी। अब बात करते हैं सी इसकी। तो ऑब्वियस सी बात है, सी इसका जो बेनिफिट दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि सर्विस को एक्सपोर्ट करके चलते हैं, लेकिन किन किन को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता? वही आपके जिनको अदरवाइज रूट से बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि आपके 100% ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, डीम्ड एक्सपोर्टर, एसईजेड वाले हो गए। जो गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, चूंकि हम बात जैसे यहां पे आ गए ना, जो गुड्स वाले हैं उनको नहीं दिया जाएगा, जिनको अदरवाइज रूट से हम बेनिफिट देके चल रहे हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, हम यहां बात कर रहे हैं कि भाई सर्विस एक्सपोर्ट करने पर जो कंसीडरेशन आ रहा है उस पर हम आपको बेनिफिट देकर चल रहे हैं, एकदम ठीक बात है। हाँ सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात यहां पर हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ठीक है साहब, लेकिन अगर मान लीजिए आपने विदेश से कोई लोन वोन लिया फॉरेन करेंसी में, तो क्या उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा? ऐसी की तैसी सर्विस का जो कंसीडरेशन आएगा उस पर कैलकुलेशन होगी। कोई लोन डोनेशन एटसेट्रा आया है तो उस पर इसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन इतना शानदार दे रखा भाई साहब, मजा आ जाएगा करने के बाद में, कर जरूर लीजिएगा उसको। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का शायद 12वां-13वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं मालिक यहां पर आकर एलिजिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है, एलिजिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट। कौन बंदा एलिजिबल हुआ, क्वेश्चन यहां से बना जाएगा। इस पॉइंट को मत भूल जाना, सर्विस सेक्टर के लिए ये है, ये पॉइंट सिर्फ सर्विस सेक्टर वाले के लिए है। मी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं था, वो कंफ्यूज कर सकता है, कुछ ऐसा डेटा आपको मी इसके अंदर दे सकता, मी इस पे नहीं, सी इसके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी है। कब? कि अगर आपकी नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट का मतलब यह है कि जो आपकी ग्रॉस फॉरेन करेंसी आई वो, और उसमें से एसोसिएटेड खर्चे काटने के बाद जो नेट फॉरेन करेंसी आपने कमा कर दी सरकार को, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इंडिविजुअल हो तो $10,000 और अदरवाइज हो तो $15,000 कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको यहां पर बेनिफिट मिल पाएगा। जैसे उसमें होता है ना, यूट्यूब पे होता है, पता नहीं 1,000 पे 10,000 पे कितने सब्सक्राइबर जब आपके हो जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा एक लेवल के बाद। ऐसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एनएफई का लेवल इतना अचीव कर लिया है तो अब आपको मोनेटाइज बेनिफिट देके चलेंगे, तो अब आपको ये स्क्रिप्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे करके यहां पर बात करी जा रही है। तो याद रखेंगे, इंडिविजुअल के लिए इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप $10,000 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होगा तो आप एलिजिबल हो पाओगे। करंट ईयर में आपकी जो भी एनएफई हैं उन पर एक रेस्पेक्टिव परसेंटेज से उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। एनएफई निकालते हैं, ग्रॉस जो अर्निंग है माइनस जो उसके एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं उनको घटाने के बाद जो आएगा वो आपकी एनएफई यहां पर निकल कर आ जाती है साहिब। और कुछ सेक्टर्स के अंदर इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता, टेलीकॉम, एयरलाइंस और शिपिंग लाइन, 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनको सी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी, एकदम ठीक है। चलो जी, उसके बाद में सर क्या इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल सीजीएसटी एसजीएसटी? नहीं, ये स्क्रिप्ट जो कूपन है बेसिकली ये जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस के साथ लिंक अभी नहीं हुए हैं, इसलिए जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं स्टेटस होल्डर के। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले रास्ता क्लियर किया, बिल्कुल ठीक बात है।
प्री इंसेंटिव बेनिफिट दिए गए, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें AAS, DFIA और आपका APCG की बात करी गई। उसके बाद में फिर यहां पर आए पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट में आए, पोस्ट एक्सपोर्ट के लिए मीइस, सीइस और अब बात कर रहे हैं स्टेटस होल्डर की बात करके चल रहे हैं कि पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। तो यहां पर बेसिकली जो स्टेटस होल्डर हैं वो आपके स्टार एक्सपोर्टर कहे जाते हैं। 1 2 3 4 5 स्टार तक की यहां पर बात करते हैं। अब 5 स्टार और ये स्टार जो रैंकिंग है ये किस प्रकार से आपको यहां पर दी जाती है वो देखना है। तो अगर आपका करंट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, ध्यान दीजिए प्लीज, ओ भाई साहब इधर, पिछले आपसे इधर पिछले 3 सालों का एग्रीगेट करो प्लस करंट ईयर में जिस भी महीने में, पिछले 3 सालों का प्लस करंट ईयर में जिस भी दिन, सबको मिलाते हुए आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे। यूएस डॉलर 3 मिलियन है, 325 ये और ये अचीव कर लेंगे तो आपको रेस्पेक्टिव स्टार मिल जाएगा। लेकिन ये यूएस डॉलर वाली और मिलियन, ये दोनों ही शब्द समझ नहीं आते सर, हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि $3 मिलियन का मतलब क्या है, क्योंकि हमें तो इंडियन रुपीज समझ में आते हैं ना। तो मान के चलो अगर एक्सचेंज रेट 60 का है, मान लीजिए, मैं इस फिगर को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका कितना अमाउंट होता है बेसिकली ये, ठीक है। जब विदेश घूमने के लिए आप जाओगे ना, डॉलर में खर्चा करोगे, खाने का पीने का ये वो, तो आपने मान लीजिए $200 दे दिए, आपको $200 समझ ही नहीं आते कि कितना खर्चा, ज्यादा महंगी चीज थी या सस्ती थी। जब तक आप उसे कैलकुलेट कर लेते कि भाई इंडियन रुपीज में कितना बनेगा, फिर वहां से आपको पता लगता है कि आपने जो खर्चा किया ये महंगा था, सस्ता था, क्या था, कैसे था, ऐसे करके। तो हमें इंडियन रुपीज ही समझ में आते क्योंकि बचपन से हमने वही देखा है। तो अगर मैं फिगर को समझने के लिए कितनी बड़ी है, एक्सचेंज रेट 60 का मान लेता हूं, तो यहां पर आकर ये बनेगा 18 करोड़, 150 करोड़, 600 करोड़, 3000 करोड़ और ये है 12000 करोड़। लेकिन ये फिगर्स आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बना के दिए। एग्जाम में आपको लिखनी है 3, 25, 100, 500, 2000। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 स्टार रैंकिंग है। अब आपके कांधे पर जितने स्टार होंगे आपकी उतनी चलेगी, उतनी ही आपकी चलेगी। जैसे कि अब आपको कई सारी ऑथराइजेशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो अगर आपके कांधे पर स्टार लगे हुए हैं तो आप खुद ही सिग्नेचर कर लीजिएगा, सेल्फ ऑथराइज्ड आप वहां पर कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दे दिए जाते हैं। बॉन्डेड वेयरहाउस, वैसे औरों के लिए गाइडलाइंस अलग होती हैं, आपके लिए सेपरेट गाइडलाइंस है, आसान है, और वहां पर आप अपने प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस स्टैब्लिश कर सकते हो। आपके लिए स्पेशल खिड़कियां तैयार की जाएंगी जहां पर आकर आपके लिए अलग से क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, मोटी बात यह कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। बैंक में अगर आपका अच्छा खासा मोटा पैसा है तो भाई साहब मैनेजर भी आपके इर्द गिर्द 4 चक्कर मार जाता है, और आप जब बैंक में जाते तो आपकी इमेज कुछ और ही होती है, क्योंकि वहां पर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फर्स्ट क्लास एयरलाइन की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास बिजनेस क्लास का टिकट है तो आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो डिफरेंट ही मिलेगा। तो ऐसे ही यहां पर ये वीआईपी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, बिजनेस क्लास में लोग आ गए हैं, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। ये हैं इसके बेनिफिट्स। ऑथराइजेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, फिक्सेशन ऑफ सियोन, इनके लिए फटाफट करवाया जाएगा ताकि डिले ना हो, मैक्सिमम 60 दिनों के अंदर। एग्जाम्पशन, कई जगहों पर हमने देखा कस्टम लॉ के अंदर बैंक गारंटी की आवश्यकता पड़ी, तो इन बंदों के लिए बैंक गारंटी वारंटी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा यहां पर बोल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर एसीपी, अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, मतलब वीआईपी पर्सन, इनको वीआईपी वीवीआईपी बोल दिया जाएगा, ऐसे मान के चलो इनको वीवीआईपी बोला जाएगा अगर इनके पास 3 स्टार और अबव है, और ढेर सारे बेनिफिट्स की विंडो इनके लिए खुल जाती है, सुविधाएं इनको मिल जाती हैं। परमिशन टू स्टैब्लिश प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस, लेकिन ध्यान रखना यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपने सॉफ्टवेयर गाइडलाइन पे बॉन्डेड वेयरहाउस बनाने की, प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस बनाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन किनको, 2 स्टार और अबव वालों को वहां पर परमिशन मिलेगी। लेकिन इस बार जो नवंबर में एग्जाम, जो मतलब आपके एग्जाम आने वाला है बेसिकली, तो उसके लिए मैं बताऊं आपके लिए बाबूजी, ये यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ये सॉरी, यहां से नहीं, यहां से निचले वाले से, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अब क्या है कि कहते हैं कि जैसे वृंदावन, बांके बिहारी, वो कहते हैं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे ना वहां आने के लिए, तो वो बांके बिहारी ना 10 कदम बढ़ा के आपकी तरफ आएगा, आपका हाथ पकड़ने के लिए कि आजा मेरे राजा आजा। अब 1 कदम तो बढ़ाओ, 10 कदम वो चल के आएगा आपके लिए। तो यहां सरकार कह रही है कि अगर तुमने, कुछ गरीब बच्चे हैं यहां पर, कुछ गरीब बच्चे हैं कि गरीब बच्चे ने अगर 1 कदम बढ़ाया एक्सपोर्ट की तरफ, तो इसके 1 कदम को 2 कदम माना जाएगा। वाह, गरीब बच्चों के 1 कदम को 2 कदम माना जाएगा।
ऐसे यहां पर बोल दिया गया, एक तरह से रिजर्वेशन जैसी बात यहां पर ये कर रहे हैं। एक कदम बढ़ाएगा तो हम इसको मान के चलेंगे, जैसे 1 करोड़ का टर्नओवर किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसको 2 का माना जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इनके कांधे पर स्टार जल्दी लग जाए, इनको प्रमोशन जल्दी मिल जाए। नॉर्मली देखिए जैसे कि क्या होगा, $3 मिलियन के लिए आपको पहला स्टार लग जाएगा। यस सर। तो इनके लिए बोलते हैं कि अगर जैसे मान लो उन्होंने $1.5 मिलियन का, $1.5 मिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है, तो इनका 1.5 ही 3 कंसिडर कर लिया जाएगा, इनको डबल वेटेज दी जाएगी ऐसे करने के लिए। ठीक है, 1 स्टार के लिए, ये अगले वाले स्टारों के लिए नहीं है, पहले वाले स्टार के लिए। पहला वाला अचीव कर लीजिए, दूसरे के लिए फाइट कर रहे होंगे दूसरा स्टार अचीव करने के लिए, तो फिर वहां पर नॉर्मल ट्रैक ही रहेगा। लेकिन पहली पायदान पर चढ़ाने के लिए, इनको जल्दी से जल्दी चढ़ाने के लिए, पहले पायदान पर बूस्ट करने के लिए कहा कि ठीक है, उसको हम डबल वेटेज देकर चलेंगे। किनको? एमएसएमई को। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, हिल एरियाज में है, और हिल एरिया में रह के एक्सपोर्ट कर रहे हो, भाई साहब कमाल है, धन्य है आप। पहाड़ों पे कहां बिजनेस होते हैं भाई साहब, कहां फैक्ट्री चलती है पहाड़ों पे, कितना दुर्गम जीवन होता है पहाड़ों पे। अगर आपने एक रुपए का एक्सपोर्ट किया है, तो हम आपके 1 रुपए के एक्सपोर्ट को 2 रुपए के बराबर मानकर चलेंगे, ताकि आपके कांधे पर स्टार जल्द से जल्द लग जाए। ठीक है जी, ऐसे करके। एंटरप्राइजेस हैविंग आईएसओ स्टैंडर्ड या स्टेटस, तो उनका भी हम डबल कदम मानकर चलेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट यहां पर जब हम करके चलते हैं, तो वहां पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो 1 अप्रैल का कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए स्टार देखने के लिए यूएस डॉलर में। लेकिन अगर हम डीम्ड एक्सपोर्ट विद इन इंडिया अपना करके चल रहे हैं, तो वैल्यू इंडियन रुपीज में होगी, तो उसको स्टेटस चेक करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई साहब उसके लिए हम हर 1 अप्रैल का, क्योंकि हर साल का मुझे डेटा चाहिए, तो उसका हम यहां पर 1 अप्रैल का डेटा कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूं, ये क्या है कि 1 2 3 पिछले 3 साल और ये करंट फाइनेंशियल ईयर, ये सारा मिला मिलू के जहां पर भी आपने टारगेट अचीव कर लिया ये वाला, तो भाई साहब वहीं पर आपको स्टार मिल जाएगा। लेकिन जो जेम्स ज्वेलरी सेक्टर वगैरह होते हैं, उनके लिए जो कंडीशन रखी गई है वो C+2 की है, यानी पिछले 2 सालों में और करंट फाइनेंशियल ईयर का मिलाकर अगर इस टारगेट को पहुंचते हैं, तो उनको स्टार होल्डर यहां पर बना दिया जाएगा और ढेरों सारे बेनिफिट यहां पर दे दिए जाएंगे। तो ये था आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस कर रहे थे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव है: एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को गिराना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना और 100% ईओयू वगैरह के कॉन्सेप्ट। पहला खत्म हो चुका है। दूसरे की ज्यादा कुछ डिटेल दे नहीं रखी है, बस इतनी ही दे रखी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो आपके सिलेबस का हिस्सा। हालांकि वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 800-900 पेज में आती है कुल मिलाकर, लेकिन 5 नंबर का है, तो उसी हिसाब से सी इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में डाली है। वही 4-5 पॉइंट है कि इंपोर्ट को घटाना है तो R&D करो, कॉस्ट घटाओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चलो, और ये ढेर सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके यहां पर बात करी जा सकती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद में भाई साहब अब आता है आपका, यहां से अब चीजें आसान हो जाती हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 आपका यहां निकल कर आ रहा है। क्या है ऑब्जेक्टिव 3? ये कहता भाई साहब रेगुलेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को। ओके, हाँ मालिक। तो यहां पर ये जो तीसरा ऑब्जेक्टिव वाली जो बातें हैं, इसमें मैं बताऊं, सच्चाई बताऊं, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, 10 डिजिट का ये कोड होता है, और इसमें आपका क्या क्या लगाना होता है। एप्लीकेशन विद DSC फाइल कीजिए, डिजिटल फोटोग्राफ लगाइए, परमानेंट पेन लगाइए, कैंसिल चेक लगाइए, और ये फोटोग्राफ जो होता है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के ऊपर लगकर आता है मालिक, ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये उसमें लग के आता है, तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है। ठीक सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा जी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये रहा। ये कैसे फ्रीज हो गया? एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये रहा जी आपका यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसे करके डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये फोटोग्राफ आ गया, 10 डिजिट का नंबर आ गया जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का, ये 0313 ऐसे करके, और इस प्रकार से इशू किया जाता है। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। तो आ जाओ भाई,
और फॉर्म होता है ANF 2A करके फॉर्म होता है, जिसके अंदर ये आपका इशू किया जाता है। अब यहां पर ना बेकार की बातें आ रही, जैसे नीड टू फॉलो अदर लॉ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोडक्ट है फॉरेन ट्रेड एक्ट का, लेकिन क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट? नहीं, इसमें जो ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं इनको अदरवाइज एक्ट के और डिपार्टमेंट के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। RBI का इन्वॉल्वमेंट है, FEMA का इन्वॉल्वमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये औरों के साथ ही काम कर सकती, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आईपैड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या आईपैड अकेला काम कर लेगा आप तक क्लास पहुंचाने के लिए? नहीं, कैमरा भी है, ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ढेर सारे इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, तब जाके आपसे सारा चीज़ों को इकट्ठा करके तब आप तक पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये बाकी सभी से के साथ में कनेक्टेड होती है। हालांकि जो बेसिकली बड़े लोग होते हैं उनके लिए कई सारी रिलैक्सेशंस भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है सेक्शन 20 ऑफ कस्टम एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई इंडिया के बाहर से कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस होकर वो चला जाएगा, तो ऐसे हालात में रिपेयर मेंटेनेंस के दौरान जब आया है तो उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाती है। इज इट ओके? यस सर। लेकिन वहां पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, स्टार होल्डर जो होते हैं, उनसे बेसिकली हम बैंक गारंटी वगैरह नहीं लेते, तो उनको यहां पर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोविजंस बताए गए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह के लिए, तो वैसी कुछ बात बताई जाती है। इंपोर्ट रिलेटेड गुड्स, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स का मतलब है कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली इंपोर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एटसेट्रा, उनकी एक लिस्ट DGFT यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू रिलीज की जाती है। प्रोहिबिटेड गुड्स कौन कौन से होंगे, इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किन किन बातों का जिक्र है, कंटेंट क्या क्या है, यहां से क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएगा। फ्री गुड्स कौन से, प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से हैं, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स कौन से हैं। रिस्ट्रिक्शन कई तरह की लग सकती हैं, क्वांटिटी रिलेटेड, वैल्यू रिलेटेड, है ना। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की, अगर आप इंपोर्ट तो कर लो बट आपको इतना एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो ऐसे करके अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। याद रखिएगा, जो भी आपको ऑथराइजेशन मिलती है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से, ये आपका अधिकार नहीं कि भाई देगा कैसे, नहीं, ये उनकी रहमत है, तो ये आपका राइट नहीं है, उनकी रहमत है बल्कि। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स के बारे में प्रोविजन है, पैसेंजर बैगेज के बारे में है, इंपोर्ट अंडर लीज, इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स, बॉन्डेड वेयरहाउस के बारे में प्रोविजंस हैं। तो ये इस प्रकार के प्रोविजंस यहां पर दिए जाते हैं। ऐसे एक्सपोर्ट कार्गो के संबंध में रिस्ट्रिक्टेड कौन से होंगे, फ्री कौन से होंगे, कंडीशनली एक्सपोर्ट कौन से होंगे, वैसे करके बात दी जाती है। और इसमें अगर वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वह है यहां पर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बारे में बात कही जाती है, जिस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या है मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये रहा थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। यस सर मालिक, ये आ जाइए। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के अंदर बात कुछ ऐसे करी जाती है, लाइक जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा CD कॉर्पोरेशन, में इसकी बात कर रहा हूं। आप CD कॉर्पोरेशन पे ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर CD कॉर्पोरेशन एक ट्रेडर है, इसे बाहर से कुछ ऑर्डर मिलता है कि भाई आप हमें ये वाली 1000 प्लास्टिक की चेयर आप हमें दे दीजिएगा। अब चूंकि ये तो ठहरा ट्रेडर, अब ऑर्डर आया था कि भाई मुझे इस तरह की, इस शेप की ये चेयर चाहिए, ऑर्डर ले लिया। अब ये जो था ये टाई अप था इसका, बेसिकली जो पीछे होते हैं इनके जो मैन्युफैक्चरर थे उनके साथ में टाई अप था। इन्होंने मैन्युफैक्चरर को बोला कि भाई साहब मेरे हाथ में ये ऑर्डर है, आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दीजिए मेरे बिहाफ पर। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कुर्सियां बनाई और बनाकर जो प्रोडक्ट था वो आगे भेज दिया कि भैया आपका जो CD के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था हम उसकी भरपाई आपको कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे में फर्क ये निकल के आता है कि क्या यहां पर AB को एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, शिपिंग बिल के अंदर अगर दोनों पार्टी का नाम आ रहा है, भाई CD का तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि असल में तो कॉन्ट्रैक्ट उसी के नाम पर था, सारे डॉक्यूमेंटेशन उसी के नाम पे होंगे, पेमेंट आएगा CD के नाम पर, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होगा CD के नाम पर, जो भी डिक्लेरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइसिंग सब CD के नाम पर वहां पर करी जाएगी। लेकिन जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो रहा होगा उसमें भी CD का नाम आएगा, तभी चीजें मैच हो पाएंगी। अगर उसमें CD के साथ साथ AB का भी नाम शिपिंग बिल में आ रहा है तभी तो AB को एक्सपोर्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा ना मालिक। अगर उसमें शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्टर का नाम नहीं आ रहा तो फिर AB तो कहीं दिखाई देगा ही नहीं, और अगर AB दिखाई नहीं देगा तो एक्सपोर्टर कैटेगरी में नहीं आएगा, कोई किसी प्रकार का बेनिफिट उसको यहां पर नहीं मिल पाएगा। तो टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट्स AB's नेम मस्ट बी देयर
इन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। और जो सीडी है बेसिकली जो ट्रेडर है, इसको यहां पर थर्ड पार्टी के रूप में जाना जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश मेरे बच्चा। तो ये था थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। आगे है क्विक क्लियरेंस वाली बात, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे आते हैं इनके अदर प्रोविजंस और ऑब्जेक्टिव्स यहां निकल कर आते हैं, जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट का हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह, ये बात हमारी करी जाती है चौथे ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो यहां से तो ये बंदे जो ईओयू वगैरह है, ये सारा का सारा माल अपना रियल में एक्सपोर्ट करके चलते हैं और इनको एक्सपोर्ट करने के तमाम बेनिफिट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एम आई राइट? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इनके पीछे जो जुड़े हुए होते हैं, जिनसे ये सप्लाई ले रहे हैं, उनका क्या उनको डीम्ड एक्सपोर्टर कहा जाएगा? यस, उनको डीम्ड एक्सपोर्टर कहा जाएगा। सी के बेनिफिट इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको अदरवाइज तरीके से बेनिफिट्स यहां पर दिए जाते हैं। मोर ओवर, अगर इनके पीछे भी कोई लगा हुआ है, इनको सप्लाई कर रहा है, उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा यहां पर दिया जाएगा। यानी कि माल बाहर भेजना तो एक्सपोर्ट है ही है, एक्सपोर्टर को माल बेचना भी डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता है और अकॉर्डिंगली उसकी बातें करी जाती हैं। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स ग्रेट माय डियर। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्टर है ही है, और जो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हैं या उस बंदे को सप्लाई कर रहे हैं जो फर्दर एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है, इसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में रख के चलते हैं। एसईजेड का डिस्कशन रेलिवेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बता दूं एसईजेड के जो प्रोविजंस है, एसईजेड मतलब बोले तो नो इंडियन टैक्स एट ऑल, नो इंडियन टैक्स एट ऑल सर जी। क्योंकि अगर एसईजेड इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, एक्साइज अगर डोमेस्टिकली लेता है तो एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह ये कुछ नहीं, यहां से एक्सपोर्ट करेगा तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर इसने डोमेस्टिकली रिमूव कर दिया, कोई वेस्ट वगैरह थी डोमेस्टिकली रिमूव कर दिया, तो इसे माना जाता है जैसे कि हमने इंपोर्ट किया है। इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम एसईजेड टू डीटीए यूनिट, डीटीए मींस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज import of the goods and liable to import duty accordingly naturally. Is it okay? So because the status of the special economic zone is a foreign territory. Yes sir, but मुझे नहीं लगता कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है 100% ईओयू किसे कहा जाता है? 100% ईओयू ऐसा नहीं है जैसा नाम से पता लगता है कि भाई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होगी कि भाई सारा का सारा एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। इनके पास में डीटीए के लिए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी विद इन इंडिया रिमूव करने के लिए भी अपने पास एक कोटा होता है। कोटा कितना कि जितना भी आपने पिछले साल में का टर्नओवर था उसका 50% आप डीटीए के लिए रिमूव कर सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं, जब 100% ईओयू डीटीए के लिए रिमूव करके चलती है ना मालिक, तो उस पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं जो बायर को सूट नहीं करता। तो ये तो सेल कर सकती है, लेकिन शायद कोई बायर इनके पास में माल खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स का लोड ज्यादा पड़ेगा। क्यों और कैसे बताऊंगा अभी। और अगर मान लीजिए एक नई 100% ईओयू है, तो उसका क्या, तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही नहीं है तो फिर किसका 50% लेके चलेंगे? तो बोला कि जो करंट ईयर में आपकी एस्टिमेटेड टर्नओवर है उसका 50% आप यहां पर लेकर चलिए, अकॉर्डिंगली वहां पर बात करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा टू बिकम 100% ईओयू बनने का? प्रोसीजर क्या होगा? तो उसके लिए आपको पहले ये एश्योर करना कि आपका प्लांट मशीनरी के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होगी, 15 दिन में रिएक्शन आएगा और फिर 2+2 ईयर के अंदर आपको अपना कारोबार शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाएगा। 2 ईयर ओरिजिनल है और अगले जो 2 साल है वो आपके एक्सटेंशन है। इतने साल में आपको कारोबार शुरू करना ही पड़ेगा। 100% ईओयू जब इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी की बातें नहीं करी जाती हैं, लेकिन अगर कोई बंदा डीटीए से इनको सप्लाई करता है तो निश्चित तौर पर टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे जीएसटी की भी बात करके चले तो हमने देखा था रूल नंबर 89(4)(a)(4)(b) के अंदर हम जब बात करते तो वहां पर देखा था कि भाई जब गुड्स डीटीए से 100% ईओयू को जाता है तो वहां पर जीएसटी भी लगाया जाता है। उसका ट्रीटमेंट क्या था? या तो ईओयू उसका क्रेडिट बुक कर लेगी, और अगर वो क्रेडिट बुक नहीं करती तो उसका रिफंड मिलेगा। रिफंड किसको मिलेगा? वो रेसिपिएंट को मिल सकता है। नॉर्मल तो रेसिपिएंट को मिलेगा, यानी कि 100% ईओयू को मिलेगा। लेकिन अगर 100% ईओयू ऑथराइज कर देती है सप्लायर को और क्रेडिट भी बुक नहीं करती है और ना ही रिफंड क्लेम करती है, तो फिर यहां पर रिफंड मिल जाएगा सप्लायर को। ऐसा सेक्शन 54 रेड विद रूल नंबर 89 में अपना लिखा हुआ था। तो ध्यान दीजिए यहां पर तो डोमेस्टिक पे टैक्स लगेगा ही लगेगा।
अब यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये यहां डीटीए में लेकर आते हैं तो इसे डीम्ड इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है और इसके ऊपर जो आईजीएसटी है उसका फंडा भी आएगा। अगर कोई नॉर्मल डीटीए यूनिट दूसरी डीटीए यूनिट को देती है तो सिर्फ जीएसटी का लोड आएगा, लेकिन यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों चीजें निकल कर आ जाएंगी। इस कारण से जो बायर है उसको ये महंगा पड़ता है और कोई भी बायर इनके पास में माल खरीदने के लिए नहीं आता है। वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है जी। और फिर आगे बात करते हैं कि जो एनएफई देखी जाती है, इनका एक ब्लॉक चेक किया जाता है कि ये कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं। तो एनएफई नेट फॉरेन एक्सचेंज इनका चेक किया जाता है 5 साल के ब्लॉक में इनका चेक किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर इनका स्टेटस विड्रॉ करवा दिया जाएगा। और इसमें 5 साल की बजाय 6 साल भी किया जा सकता है, क्योंकि इनिशियल फेज में लॉस में होते हैं, इन्होंने गंवाई होगी फॉरेन करेंसी। तो अगर 5 साल का टोटल करके देखा तो अगर नेगेटिव में आ रहा था तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं साहब 6 साल में, 6वें साल में हमने अच्छी खासी फॉरेन करेंसी कमाई है तो आप ब्लॉक 5 साल का ना बना के 6 साल का बना लीजिए, बिकॉज इनिशियल लेवल पे तो हमने नेगेटिव में ही काम किया था। कोई भी धंधा हो, पहले साल में नुकसान होता, दूसरे साल में ब्रेक इवन पे आता, तीसरे साल में प्रॉफिट जनरेट होने शुरू होते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि ब्लॉकेज 5 साल की बजाय 6 साल का हो सकता है एनएफई को चेक करने के लिए। और आगे छोटी मोटी बातें हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के और क्या ऑब्जेक्टिव थे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया, वही सारे पॉइंट हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले, और कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए थे मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, सपोर्ट टू स्टेटस होल्डर करने के लिए, और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातें भी यहां पर करी गई हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहां दे रखे हैं मैंने, और कई सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिए हुए हैं। तो यहां पर आकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं मालिक। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने मेरी तरफ से भरसक प्रयास किया। आप कह रहे थे साहब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवीजन दो, मैंने फ्रेश रिकॉर्डिंग करके आपको दी है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। साहब बाबू अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आना, डरना मत। गीता में बताया गया व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हालांकि मैं मानता हूं कि जब मुझे मेरे गुरुजी सुनाया करते थे इस तरह की बातें तो मुझे लगता था कि सर आप तो सीए बन गए हो ना, तो आपको डर क्यों लगेगा, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो सीए एग्जाम देना तो मुझे डर लगेगा। लेकिन मैं गलत था, उस समय मैं गलत था। जो गुरुजी कह रहे हैं वो बात मानो भैया, आपसे ज्यादा अनुभव है, मत डरो, जो होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। डरिए मत, बस डरना मत, सब अच्छा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत पूरा प्रयास करके चलना। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदैव बनी रहेगी। माता पिता के डेली पैर छूना शुरू करो जब भी सुबह उठो, आप ये आदत दिमाग में और दिल में डाल लो माय डियर। जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते। मैं अपना आपको मैं बताऊं, मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं शायद 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, तब से लेके आज तक मैं माता पिता के पैर छूता हूँ। कभी आप दुखी नहीं रह सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते। परेशानी तो आएंगे, मैं नहीं कह रहा परेशानी नहीं आएंगी, परेशानियां हर व्यक्ति के पास में आती हैं, लेकिन उनको सहने की एक अजीब सी शक्ति आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए गैस के चूल्हे पर रखा हुआ गर्म पतीला है, आप उसे पकड़ोगे तो एक साथ हाथ जल जाता है, लेकिन अगर कपड़ा हाथ में लेकर आप उसे पकड़ोगे तो पकड़ तो आप उसे रहे, वो गर्म ठंडा नहीं हो गया, लेकिन कपड़ा बीच में आ जाने से आपको उस ताप को महसूस नहीं करना पड़ा। ऐसे ही जब हमारे गुरुजनों के, हमारे माता पिता की, इष्ट देव की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हम समस्याओं को बड़े हंसते हंसते उठा लेते हैं और झेल लेते हैं माय डियर। इसलिए खुश रहना सीखो लाइफ के अंदर, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, और दूसरों को खुश रखोगे तो ही आप खुश रह पाओगे। मेरा नंबर है 9810012161। अब बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम देकर आ रहे हैं। जो भी प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने आपको दिए हैं उन सभी को फॉलो करके चलेंगे, ठीक है जी। और रिवीजन कैसे कैसे करना है अगर आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें गाइड कर दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है जी। सो मालिक, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आपको 2 मैसेज जरूर छोड़ने हैं। मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, मेरी गुरु दक्षिणा सुन लीजिए। मैं क्यों कर रहा हूं ये सारा कुछ, क्या जरूरत पड़ रही है मुझे बेसिकली। एक तो मुझे चाहिए 11वीं बार 11th टाइम ऑल इंडिया हाईएस्ट। मेरा बस यही लालच है और कुछ नहीं है। मुझे चाहिए ऑल इंडिया हाईएस्ट ताकि मैं, मेरी बुक का जो कवर पेज है वो सूना ना रह जाए, उस पर हर बार, हर अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट एक फ्रेश फोटो आना जरूरी होता है, ठीक है जी। ये चाहिए मुझे। और इसके लिए आपको कोई और भी मदद अगर मुझसे चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद करके चलूंगा माय डियर, ठीक है जी।
और आपको 2 मैसेज करने हैं। एक मैसेज जिस दिन आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, एक मैसेज आपको तब मुझे छोड़ना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, और एक जिस दिन आपका रिजल्ट आए आप अपने मार्क्स मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स 80 के अराउंड हैं, 80 के 1-2 नंबर नीचे या और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो कितने भी जा सकते हैं, तो आपका नाम ऑल इंडिया हाईएस्ट की दौड़ में आ सकता है। तो ये बच्चे तो बहुत अच्छे से ध्यान दें, ये बिल्कुल भी डिले ना करें मैसेज करने में, ठीक है ना। तो ये आपको 2 मैसेज जरूर जरूर मुझे करने हैं। कॉल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और टच में रहिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच माय डियर। बाय, टाटा, लव यू। नंबर है, जब भी दिल करे फोन कर लेना, या तो कॉल उठ जाएगी, नहीं उठेगी तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। घबराना मत, कभी घबराहट हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है। चलो माय डियर, बाय, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय। पढ़ाई कर लो ढंग से अब, बाय, चक दे फट्टे यार, करो करो, बाय 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 बाय।